हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, आज मैं आपको जैव अणु का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूं। इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें मैंने केवल बेसिक बताया था। आज हम बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन, ये बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और हाँ, एक बात और स्टूडेंट, देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक चैनल की लिंक दे रखी है। अगर आप मोटिवेशनल वीडियोस पाना चाहते हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वहां पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डेली बेसिस या फिर 3 या 4 दिनों में प्रोवाइड होती हैं। ठीक है तो स्टूडेंट्स, तो अगर आप जेईई मेन एंड एडवांस 2022 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर है स्टूडेंट लेजेंड बैच, जिसमें आपको कोटा के टॉप एजुकेटर्स, अगर आपने बंसल क्लासेस का नाम सुना है स्टूडेंट, तो उसके टीचर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो आरती बंसल, समीर बंसल, एक कोटा के टॉप एजुकेटर्स हैं। और ये बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों 12 जनवरी से, और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है स्टूडेंट, पूरी जानकारी आप वहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर बच्चों आप आगे देखोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनके बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। शहनवाज सर हैं, इनको कितना एक्सपीरियंस है बच्चों और इनने क्या क्या कर रखा है, वो सारी चीज़ यहाँ पर दिखाई दे जाएंगी। और ये क्या है यहाँ पर भी आप देख सकते हो, सभी के बारे में बच्चों यहाँ पर डिटेल में दे रखा है। तो सुनहरा अवसर है कोटा के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ने का आप सभी के पास। ठीक है, और कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज शो होने लगेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो बैच का शेड्यूलिंग 12 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर पूरा क्लासेस का टाइम है बच्चों, कैसे कैसे आपको क्लासेस मिलेंगी और आपको कैसे सब्सक्रिप्शन लेना है बच्चों। गेट सब्सक्रिप्शन पर आप क्लिक करोगे, जैसे इस पर क्लिक कर दोगे बच्चों आपके सामने ये पेज शो होने लगेगा जो आने वाला है। ठीक है ना, ये सिलेक्ट प्लस पर क्लिक करोगे आप, और बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारा कोड लगा हुआ है स्मार्ट स्टडी, जिसकी वजह से आपका जो प्राइस है वो 10% कम हो चुका है। अदरवाइज 1 महीने के लिए आपको 7,000 पे करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो 6300 रुपये पे करना पड़ रहा है। तो यार पूरा शेड्यूलिंग देख सकते हो स्टूडेंट। अगर आप यार कोटा जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको लाखों रुपये खर्च करना पड़ता है। तो ये सुनहरा अवसर है घर बैठकर बेस्ट तरीके से स्टडी करने का, तो जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। तो बच्चों, कार्बोहाइड्रेट्स, सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या हैं, तो आप यहाँ पर लिखोगे कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से निर्मित यौगिक होते हैं। निर्मित यौगिक होते हैं। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स किस किस से मिलकर बने होते हैं, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। क्लियर है सभी को। और अगर हम इनके सामान्य सूत्र की बात करें तो इनका सामान्य सूत्र CxH2OY होता है। ठीक है, इनका सामान्य सूत्र है। ठीक है, और आगे लिखना चाहते हो लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स में CH तथा O 1:2:1 के अनुपात में होते हैं। ठीक है ना, 1 के अनुपात में होते हैं, अनुपात में होते हैं। और अगर बच्चों हम H और O की बात करें, H 2 होगा और O 1 है, तो ये H2 हो गया, नहीं हो गया। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन का हाइड्रेट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें H2O की संरचना निहित है, कार्बन का हाइड्रेट कहा जाता है। अब आप बोलोगे क्यों कहा जाता है, तो अगर हम देखो किसी की भी बात कर सकते हो। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल मैं C6H12O6 की बात करूं, और अगर मैं H और O में कंपैरिजन कराऊं तो यहां से H और O में क्या करूंगा, 6 को कॉमन ले लूंगा तो क्या रह गया, H2O। यही तो रह गया ना, यही तो रह गया ना। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो कि इसमें जल की संरचना निहित है। इसी वजह से कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन का हाइड्रेट भी कहा जाता है। क्या? कार्बन का हाइड्रेट भी कहा जाता है। तो शुरुआत में तो माना जाता था कि कार्बन का हाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन का हाइड्रेट है, या फिर हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स को जो नाम दिया गया है वो इसी आधार पर दिया गया है क्योंकि इसमें H2O संरक्षित है या उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट्स का नाम इसी के आधार पर पड़ा है। लेकिन इन प्रेजेंट टाइम में कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहना उचित नहीं है। आप बोलोगे ऐसा क्यों बोल रहे हो सर, तो उसका रीजन यार मैं आपको बता सकता हूं। देखो बच्चों, रैमनोस एक ऐसी शर्करा है जिसका सूत्र होता है C6H12O5। तो एक चीज बताओ, अगर मैं H और O में कंपैरिजन कराऊंगा तो क्या ये 2:1 के अनुपात में हैं? तो आप बोलोगे सर नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये कार्बोहाइड्रेट है,
ये तो कार्बोहाइड्रेट है, कायदा में तो H और O का जो रेशियो है वो 2:1 होना चाहिए था, बट ऐसा आपको दिखाई दे रहा क्या इसमें? नहीं। फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स ऐसे दिखा देता हूं जिसमें H और O का जो अनुपात है वो 2:1 है। कैसे? देखो, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें, फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें, या फिर हम एसिटिक अम्ल की बात करें, तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं CH2O। अब इसमें भी तो आप देख रहे हो ना H2O, इसमें भी तो आप देख रहे हो H और O 2:1 के अनुपात में हैं। लेकिन क्या फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बोहाइड्रेट है? तो आप सभी कहोगे सर नहीं है, क्योंकि ये एक एल्डिहाइड है ना कि कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पर तो ये चीज गलत हो रही है ना। जो मैंने ऊपर बोला था कि H और O का जो अनुपात है वो 2:1 होना चाहिए, आपने इसमें देखा कि ये कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी इसमें H और O का जो रेशियो है वो 2:1 नहीं है। तो हम कैसे इनको कार्बन का हाइड्रेट कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। तो क्या आप इसको कार्बोहाइड्रेट कहोगे? नहीं कहोगे। ठीक है, अगर मैं एसिटिक अम्ल के सूत्र की बात करूं तो CH3COOH ये होता है। C कितने हैं? 2, C2, H कितने हैं? 3 और 1 4, H4 और O कितने हैं? 2। यही तो हुआ। तो अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लूं तो क्या रह गया? CH2O। यही तो रह गया ना, यही तो रह गया। अब इसमें भी तो आप देख रहे हो H और O का रेशियो कितना है? 2:1 है। तो क्या एसिटिक अम्ल कार्बोहाइड्रेट है? नहीं है। एसिटिक अम्ल हमारा एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ना कि कोई कार्बोहाइड्रेट। तो आपने ऊपर देखा कि ये कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी इसमें H और O का जो रेशियो है वो 2:1 नहीं है। लेकिन इन दोनों को आपने देखा कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें H और O का जो रेशियो है वो 2:1 है। इसी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन का हाइड्रेट या कार्बोहाइड्रेट्स नहीं कह सकते। तो फिर आप कहोगे सर इनको क्या कहें फिर? तो आप यहां पर एक नई डेफिनेशन लिख सकते हो। वास्तव में कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहलाते हैं। कीटोन होते हैं, कहलाते, कुछ भी लिख सकते हो। ये है मॉडर्न डेफिनेशन कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। आप कहोगे सर हम कैसे मान लें? तो यार एग्जांपल देख लो, क्यों टेंशन ले रहे हो। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। और अगर मैं इधर फ्रक्टोज की बात करूं तो फ्रक्टोज का बच्चा लोग सूत्र क्या होता है? C6H12O6। आप कहोगे सर दोनों के सूत्र तो एक जैसे हैं, फिर मैं इनमें डिफरेंट क्या कराने वाला हूं? तो हम इनका स्ट्रक्चर जानेंगे। अब अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चा लोग तो ये होता है CHO सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH एंड सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो आपने इसमें क्या देखा? आपने ग्लूकोज में देखा कि इसमें एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड समूह। क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड समूह। अब हम इनमें कार्बन्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6। अब इसका आईपीसी नाम OH, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो कितने OH आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर? 5। कौन कौन सी कंडीशन पर? 2 3 4 5 6। मैं इसका आईपीसी नाम बता रहा हूं। 2, 3, 4, 5, 6। 5 है तो क्या बोलेंगे इसको? पेंटा। और अगर OH समूह से पहले कोई वरीयता प्राप्त समूह उपस्थित है तो हम इसको ऑल नहीं कहते बल्कि इसको हाइड्रोक्सी कहते हैं। तो 2 3 4 5 6 पेंटाहाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है इसमें? 6। हेक्सेन। और CHO को क्या बोलते हैं? अल। तो क्या हो गया? हेक्सेनल। तो ये बच्चा लोग इसका नाम है। तो आपने इसमें देखा, मैंने बोला था पॉलीहाइड्रोक्सी, तो इसमें पेंटाहाइड्रोक्सी हो गया। एल्डिहाइड अथवा कीटोन, तो आपको ये एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है। तो वास्तव में कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। तो हम कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट जो कह रहे हैं वास्तव में उचित नहीं है, क्योंकि रियल में अगर हम कोई फैक्टर देखें तो कार्बन का कोई भी हाइड्रेट एक तो ज्ञात नहीं है।
हमने केवल स्ट्रक्चर के आधार पर ही तो बता दिया कि कार्बन का हाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट्स, बट ऐसा नहीं होता है। क्लियर है सभी को? तो आपने क्या जाना कि कार्बोहाइड्रेट्स किससे निर्मित होते हैं, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है, इसमें CHO का रेशियो क्या होता है, फिर हमने इसके कुछ अपवाद भी जाने। क्लियर है सभी को? अगर मैं फ्रक्टोज की बात करूंगा तो फ्रक्टोज में भी 6 कार्बन हैं, लेकिन CH2OH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया किसका, फ्रक्टोज का। अब मैं इसमें कार्बन्स गिनूंगा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है सभी को? सेकंड पोजीशन पर आप क्या देख रहे हो कि इसमें क्या है, ये कीटोन ग्रुप है बच्चा लोग। क्या है ये? कीटोन समूह है, कीटोन ग्रुप। और हमारा इधर क्या था, ये एल्डिहाइड ग्रुप था। ये क्या है हमारा, एल्डिहाइड समूह है या एल्डिहाइड ग्रुप है। तो आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हो, मैंने उधर इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, क्लियर सभी को? अब मैं इसका नामकरण करूंगा तो आप सभी को पता है कि कीटोन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, ओन बोलते हैं। अब कहां कहां पर OH है, OH 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 OH, तो 1 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी। कितने कार्बन है बच्चों इसमें? आपको दिखाई दे रहे हैं 6 कार्बन। तो 6 को क्या बोलते हैं, हेक्सेन। ठीक है ना? और C डबल बॉन्ड O क्या बोलेंगे, ओन। तो यहां पर हम ओन लगा देंगे। कंडीशन क्या है इसकी, 2, तो हेक्सेनोन 2। तो इसका नाम क्या हो गया, 1 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी हेक्सेनोन 2। ये बच्चों इसका नाम है। तो वास्तव में कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेट्स कहना सही नहीं है। यहां पर मैंने पूरे रीजंस बता दिए। क्लियर है बच्चों ये सभी को? मैंने पूरा कार्बोहाइड्रेट्स का बेसिक आपको बता दिया है। तो आपको कार्बोहाइड्रेट्स में अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद करता हूं। और एक चीज बच्चों, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नोट्स प्रोवाइड कर दो। बच्चों अभी देखो हम सारी चीजें यहाँ पर लिख रहे हैं, अभी थोड़ा सा हम बिजी हैं जिस वजह से नोट्स अभी अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप यहाँ पर पूरी चीज हम इसी वजह से लिखते हैं कि आपको दिक्कत ना हो। तो आप इनको नोट करके, यार अगर हम ऐप में नोट्स दे देंगे तब भी आपको नोट करने पड़ेंगे। अभी थोड़ा सा अभी बिजी है, इसी वजह से हम प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ से भी उतार के आप लिख सकते हो यार, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है ना? तो टेंशन मत लो, नोट्स तो प्रोवाइड कर देंगे, बस थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी। तो यहां से भी आप सारी चीजें लिख सकते हो। यहां से नोट्स बनाओगे, खुद लिखोगे तो वो और ज्यादा अच्छे से तैयार होंगे आपको। ठीक है ना? तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए बच्चों मिटा दें इसको। चलिए इसको मिटाते हैं। डस्टर कहां गया, ये रहा। तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जाना बच्चों। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं, किस टाइप से इनको क्लासीफाई करा गया है। देखो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बहुत सिंपल है, बस आप इनको थोड़ा सा मेहनत करके है ना पढ़ना सीख जाओ और याद करना सीख जाओ। और ये हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा है, आप सभी को पता है केमिस्ट्री में। ठीक है, तो बस जल्दी ये समाप्त होने वाला है। और अगर आपको सीरीज चाहिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो विद्या हब चैनल सब्सक्राइब कर लो। यूट्यूब पे सर्च करो विद्या हब, क्योंकि वहीं पर हम आपको सीरीज करा रहे हैं। यहाँ पर आपका सिलेबस चल रहा है। क्लियर है सभी को? और स्मार्ट स्टडी क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो अगर आपको रेगुलर बेसिस पर टेस्ट देना और अपनी तैयारी अच्छे से करनी है तो अब डालो कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण इंग्लिश में लिख लेना, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो देखो कार्बोहाइड्रेट्स को 2 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन सी? ए पॉइंट है आपका शर्कराएं या सुगर्स। ए पॉइंट क्या है? शर्कराएं या सुगर्स। और बी पॉइंट है आपका पॉलीसैकेराइड्स या अशर्कराएं। पॉलीसैकेराइड्स कह सकते हो, अशर्कराएं कह सकते हो, सैकेराइड्स। ठीक है, तो जितनी भी शर्कराएं होती हैं ये स्वाद में मीठी होती हैं, या पॉलीसैकेराइड्स ये स्वादहीन होते हैं, मतलब स्वाद नहीं होता, ये स्वाद में मीठे होते हैं। तो हम भौतिक गुणों के आधार पर भी इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं। हम लोग शर्कराओं की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? शर्कराओं की। तो ए पॉइंट में हम लोग शर्कराओं के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। शर्कराएं, तो यहां लिखोगे शर्कराओं को निम्नलिखित, यहां थोड़ा सा लिख लो। चलो, शर्कराएं स्वाद में मीठी होती हैं। शर्कराएं स्वाद में मीठी होती हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है ना? शर्कराएं कैसी होती है? स्वाद में मीठी होती हैं। तो आगे लिखोगे शर्कराओं को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है।
शर्कराओं को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। ठीक है ना। तो कौन कौन से भाग है चलो, तो मैं यहां लिखने वाला हूं। नंबर 1 मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। नंबर 2 ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है। तो ये दो पार्ट्स हैं जिनमें शर्कराओं को डिवाइड किया गया है, मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स। अब जो ओलिगोसैकेराइड्स है बच्चों, इनको भी 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, आपको समझाने के लिए। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स। नंबर 2 ट्राइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स। नंबर 3 टेट्रासैकेराइड्स, टेट्रासैकेराइड्स। ठीक है, इस टाइप से इनका डिवाइडेशन हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के, शर्कराएं और बी पॉइंट पॉलीसैकेराइड्स या अशर्कराएं। जो शर्कराएं होती हैं ये स्वाद में मीठी होती हैं, और जो पॉलीसैकेराइड्स या अशर्कराएं होती हैं, नॉन शुगर्स होती हैं, ये स्वाद में मीठे नहीं होते या स्वादहीन होते हैं। फिर हमने जाना कि जो शर्कराएं हैं इनको भी 2 भागों में बांटा गया बच्चा लोग, मोनोसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स। अब जो ओलिगोसैकेराइड्स है इनको भी 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया हमने, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स और टेट्रासैकेराइड। ठीक है ना, क्लियर सभी को? चलिए अब जानते हैं सबसे पहले हम लोग मोनोसैकेराइड्स के बारे में। ठीक है ना, तो यहां पर आप लिख लेना, इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख लो मोनोसैकेराइड्स। ठीक है ना, एक बार स्पेलिंग भी चेक कर लेना, शायद अकॉर्डिंग टू मी सही है, बट यार फिर भी चेक कर लेना। तो मोनोसैकेराइड्स में क्या लिखोगे? तो ये यहां लिखोगे ये स्वाद में मीठे होते हैं, ये स्वाद में मीठे होते हैं। इनका सामान्य सूत्र, इनका सामान्य सूत्र CnH2nOn होता है। और जहां पर n बराबर बच्चों 3 से लेकर 9 तक हो सकता है। ठीक है ना, n बराबर कितना हो सकता है? 3 से लेकर 9 तक हो सकता है, होता है। इनका जल अपघटन नहीं होता, इनका जल अपघटन नहीं होता। अगर हम इनका जल अपघटन कराएंगे तो इनका जल अपघटन नहीं होगा, इनका जल अपघटन नहीं होता है। क्लियर है बच्चों? तो ये स्वाद में मीठे होते हैं मोनोसैकेराइड्स। और सामान्य सूत्र की बात करें तो CnH2nOn, बट इसमें भी अपवाद हैं। जैसे मैंने रेमनॉस का लिया था, उसमें C6H12O5 था, तो यार अपवाद तो हर जगह होता है। ठीक है, और इनका जल अपघटन अगर आप कराओगे तो नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोज C6H12O6, फ्रक्टोस सेम सूत्र होता है C6H12O6, गैलेक्टोस या गैलेक्टोस ही होता है। ठीक है ना, गैलेक्टोस C6H12O6। ठीक है ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसको, गैलेक्टोस ही होता है अकॉर्डिंग टू मी, फिर भी कंफर्मेशन जरूरी होता है। ठीक है ना, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। तो ये तो है मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, ये स्वाद में मीठे होते हैं, सामान्य सूत्र हमने ये पढ़ा। इनका जल अपघटन नहीं होता है, n बराबर कितने हो सकते हैं? 3 से लेकर 9 तक, लेकिन इसमें भी विवाद है। सभी के लिए जरूरी नहीं कि यही सूत्र यूज हो, कुछ मोनोसैकेराइड्स ऐसे होते हैं जिनमें ये सूत्र लागू नहीं होता है। तो यार अपवाद तो हर जगह होता है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हमने मोनोसैकेराइड्स के बारे में जान लिया। अब हम ओलिगोसैकेराइड्स के जो टाइप्स हैं, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स या टेट्रासैकेराइड्स, इनको पढ़ने वाले। बहुत सिंपल है, छोटी सी चीज बताऊंगा, उसी से आप तीनों डेफिनेशन आसानी से बना लोगे। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलिए अब देखो कैसे आप उनको डिवाइड करोगे, कैसे आप उनकी डेफिनेशन बनाओगे बच्चों, वो मैं बताने वाला हूं। तो केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही होगी, उम्मीद करता हूं। ये चैप्टर यार बायो से रिलेटेड है, तो जो मैथ्स के बच्चे हैं थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आपको। तो डाइसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स यहां लिखोगे ये स्वाद में मीठे होते हैं, ये स्वाद में मीठे होते हैं। ये जल अपघटन पर, ये जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड्स के, डाई का मतलब क्या होता है? 2, मोनोसैकेराइड्स के
दो अणु देते हैं, ठीक है, इस चीज को याद रखना। या फिर हम कह सकते हैं कि डाइसैकेराइड्स का जो जल अपघटन है वो हो जाता है और किस में होता है, मोनोसैकेराइड्स के दो अणु में। तो ये जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड्स के दो अणु देते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सुक्रोज है, एग्जाम्पल आपका सुक्रोज है, सुक्रोज, ठीक है, C12H22O11। माल्टोस है C12H22O11। लैक्टोस है, जो दूध में पाई जाती है वो लैक्टोस शर्करा होती है, ठीक है। तो इसका भी सूत्र यही होता है C12H22O11। तो सूत्र तो सभी के सेम दिखाई दे रहा है आप सभी को। तो अगर हम सुक्रोज का जल अपघटन कराएंगे C12H22O11 प्लस H2O, क्या H2O इज गिवन यू, H प्लस आयन अम्लीय माध्यम होना चाहिए। तो बच्चों अपचयन अगर हम इनका क्या कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं, तो क्या होने वाला है, कितने कार्बन्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, 2, कितने दिखाई दे रहे हैं, 2। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा, सॉरी कार्बन्स 12 हैं। तो बच्चों हम इसको अगर लिखें C6 और 2 में इधर लगा दूँ तो किसी को दिक्कत होगी, नहीं होने वाली ना। 2 छिक्के 12 मतलब तो वही है। हाइड्रोजन कितने 22 और 2 ये रहे 24। तो अगर मैं लिखूँ H12, 12 दूनी 24। ऑक्सीजन कितने हैं 11, ये रहे 1, ये रहा 12 हैं। तो मैं लिखूँ O6, किसी को दिक्कत होगी, तो आप सभी कहोगे सर नहीं होने वाली। तो यहाँ पर मोनोसैकेराइड्स के बच्चों आपको 2 अणु मिल गए। कितने अणु, मोनोसैकेराइड्स के हमें 2 अणु प्राप्त हो चुके हैं। तो जो डाइसैकेराइड्स हैं अगर आप इनका जल अपघटन कराओगे तो मोनोसैकेराइड्स के हमें 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो ये क्या है, हमारा सुक्रोज है, या फिर आप यहाँ पर डाइसैकेराइड लिख सकते हो, डाइसैकेराइड्स, ठीक है ना। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, आप आसानी से इसको बना सकते हो। तो जितने भी डाइसैकेराइड्स होते हैं अगर आप इनका जल अपघटन कराओगे तो ये जल अपघटन पर मोनोसैकेराइड्स के कितने अणु देंगे बच्चों, 2 अणु। तो यहाँ पर मैंने दिखाया डाइसैकेराइड कोई भी ले सकते हो इनमें से, इसका हम जल अपघटन कराएंगे तो हमें मोनोसैकेराइड्स के 2 अणु प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर है सभी को। अगर मैं देखो डेफिनेशन इसी से बनाते चले जाओ, चलो मैं चेंज कर दे रहा हूँ, फिर आपको सर एक ही में आप सब कुछ कर रहे हो। चलो बच्चों पहले इसको मिटा देता हूँ, सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो ट्राइसैकेराइड्स की कैसे डेफिनेशन बनाओगे वो जान लो। तो दूसरा पॉइंट डाल लीजिए आप, ट्राइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स। तो बच्चों यहां पर थोड़ा समझ लीजिए, ये भी स्वाद में मीठे होते हैं और अगर आप इनका जल अपघटन कराओगे तो मोनोसैकेराइड्स के कितने अणु देंगे आप, ट्राई का मतलब क्या होता है 3। तो ये जल अपघटन करने पर मोनोसैकेराइड्स के 3 अणु देते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो इसका एग्जाम्पल होता है C18H32O16। ये है बच्चों रेफिनोस, इसका नाम क्या है, रेफिनोस, ठीक है। तो यहां पर अब हम 2H2O, कितने 2H2O लेने वाले हैं। H प्लस आप यहां पर रखोगे, आप समझना है यहां से, देखो चीज है भाई, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करना बस। देखो बच्चों ये सूत्र मैंने कैसे बनाया, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ सकता है। तो हमने क्या सीखा है, देखो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, फिर हमने डाइसैकेराइड्स का क्या जाना, C12H22O11, ठीक है, यही तो जाना। अब आप यहां पर एक फंडा सीख लो, आपको याद रहना चाहिए। यहां से जब हम मोनोसैकेराइड से डाइसैकेराइड्स में जाएंगे या डाई से ट्राई में जाएंगे, ट्राई से टेट्रा में जाएंगे, तो बस कुछ नहीं करना, कार्बन है उसमें +6 रहेगा, हाइड्रोजन है उसमें +10 रहेगा और ऑक्सीजन है उसमें +5 रहेगा। सभी में रटना नहीं है, समझना है यार ये चीज। कैसे, अगर मैं कोई ट्राइसैकेराइड बना रहा हूं तो 12 और 6 18, 22 और 10 32, 11 और 5 16। बताओ बन गया ना, बन गया ये सूत्र। तो रटना नहीं यार, समझना है, ये समझने वाली चीजें हैं। अब होने क्या वाला आ गया यार वो समझिए। कार्बन कितने हैं 18 हैं, तो मैं क्या लिख सकता हूं 3 और C6। दिक्कत है किसी को, नहीं है ना, क्योंकि मैंने वही चीज लिखी जो यहां पर लिखी हुई थी। हाइड्रोजन की बात करूं तो 32 ये रहे, 2 दूनी 4 ये, 32 और 4 कितने होते हैं यार 36 होते हैं। कितने होते हैं 36 होते हैं। अब यहां पर समझ लीजिए H के नीचे अगर मैं 12 लगा दूं, 12 तिया 36, 12 तिया 36 हो गया, नहीं हो गया। 16 मेरे पास ऑक्सीजन यहां पर हैं और 4 मेरे पास ये आ जाएंगे। 16 और 4 कितने होते हैं, 16 और 4 कितने हो, सॉरी 2, 16 और 2 कितने होते हैं 18। तो मैं अगर बच्चा लोग यहां पर O6 लिख दूंगा तो बताओ बन गया नहीं बन गया। तो यहां पर हमें मोनोसैकेराइड्स के 3 अणु प्राप्त हो जाएंगे। मोनोसैकेराइड्स के कितने अणु 3। तो रटना नहीं है, समझना है। यहां पर हमें कितने अणु प्राप्त हो गए 3 अणु।
तो जब हम किसी भी ट्राइसैकेराइड्स का जल अपघटन कराएंगे, जल से क्रिया कराएंगे, तो हमें मोनोसैकेराइड्स के 3 अणु मिल जाएंगे। तो बच्चों इनको कहते हैं हम लोग ट्राइसैकेराइड्स। क्या कहते हैं? ट्राई। और अगर टेट्रासैकेराइड्स होगा तो बताओ क्या हो जाएगा? ये जल अपघटन पर 4 अणु देते हैं, ये भी स्वाद में मीठे होते हैं। रटना कहाँ है यार, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसी से पूरा बना दूंगा। अगली जो डेफिनेशन है वो इसी से बन जाएगी पूरी की पूरी। चलो यहाँ पर देख लीजिए इसका रिएक्शन टेट्रासैकेराइड्स का। एग्जाम्पल बनाइए इसके लिए सूत्र। 18 और 6 24, 32 और 10 42, 16 और 5 21। बताओ बन गया? रटना नहीं यार, समझना है। मेरी क्लास में आए हो तो समझो केवल। C24 H42 O21। क्लियर है? यहां पर 2 लिया था, अब एक एक जल का अणु बढ़ाते चले जाओ। 2 है तो यहां पर 3 कर दो बस। 3H2O, यहां पर भी H प्लस दिखाओगे। आगे क्या होने वाला है बच्चा लोग वो समझिए। C6H12O6, बस इसके आगे आप 4 लगा दीजिए। सिंपल तरीका है यार, रटना नहीं है, समझना है। ये है मोनोसैकेराइड्स। ये क्या है? मोनोसैकेराइड्स के हमें 4 अणु बच्चा लोग प्राप्त हो चुके हैं। मोनोसैकेराइड्स कितने अणु आपको दिखाई दे रहे हैं? यहां पर लिख दे ब्रैकेट में 4 अणु। ठीक है, और ये हमारा है रेफिनोस स्टैचियोस। इसका नाम क्या है? स्टैचियोस। अगर आपसे कोई पूछे तो बता दोगे ये स्टैचियोस है। क्लियर है? समझ में आ गया? ये सारे के सारे मैंने आपको बता दिए। डाइसैकेराइड्स ये स्वाद में मीठे होते हैं और इनका अगर आप जल अपघटन कराओगे तो मोनोसैकेराइड्स के में 2 अणु प्राप्त होते हैं। ट्राइसैकेराइड्स ये स्वाद में मीठे होते हैं, इनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड्स के 3 अणु प्राप्त होते हैं। टेट्रासैकेराइड्स ये भी स्वाद में मीठे होते हैं, इनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड्स के में 4 अणु प्राप्त होते हैं। तो रटना कहाँ है? कहीं रटना है क्या? नहीं ना, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। लास्ट पॉइंट हमारा रह गया चलो पॉलीसैकेराइड्स। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मौलिक परीक्षण पढ़ाऊंगा, ग्लूकोज के बारे में पढ़ाऊंगा। ग्लूकोज में कोशिश करूंगा पूरा खत्म करा दूं, बनाने की विधि से लेकर भौतिक, उसकी केमिकल, सारी प्रॉपर्टी जो भी आती है बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए देखो, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो वीडियोस को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो यार। ठीक है ना, इतना तो कर ही सकते हो। चलो बच्चों, अब जानते हैं पॉलीसैकेराइड्स से अशर्कराओं के बारे में। तो बी पॉइंट आप सभी डाल लीजिए। पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो पहला पॉइंट, ये स्वादहीन होते हैं और ये जल अपघटन कराने पर ये बहुत अणु देते हैं मोनोसैकेराइड्स के, अनेक अणु देते हैं मोनोसैकेराइड्स के। और इनका सामान्य सूत्र होता है C6H10O5 बेस N। ठीक है, तो रटना नहीं, समझना है। ये पॉलीसैकेराइड्स का सामान्य सूत्र है। क्या है ये? पॉलीसैकेराइड्स का सामान्य सूत्र है जो आप सभी को याद कर लेना है। ठीक है ना। चलिए अब बच्चों समझिए, यहां पर थ्योरी आपने लिख ली। क्या लिखी? कि ये स्वादहीन होते हैं और जल अपघटन करने पर ये मोनोसैकेराइड्स के अनेक अणु देते हैं। इनका सामान्य सूत्र C6H10O5N होता है। स्टार्च है, एग्जाम्पल की बात करें तो स्टार्च है, सेलुलोस है, एन्यूडीन है, सेल्यूलोस EDC। अगर मैं स्टार्च का जल अपघटन कराऊं C6H10O5N प्लस यहाँ पर NH2 लेने पड़ेंगे, मैं क्या लेने पड़ेंगे? NH2। क्लियर सभी को? अब समझिए बच्चों लोग क्या होने वाला है। देखिए ये N है, ये तो आगे आ जाएगा। C6 10 और 2 12, H12 5 और 1 6 O6। तो हमें ये मोनोसैकेराइड्स के अनेक अणु प्राप्त हो जाएंगे। N का मतलब बहुत सारे अणु, मोनोसैकेराइड्स। तो रटना नहीं, ये हमारा कोई भी पॉलीसैकेराइड्स मान सकते हो, स्टार्च मान सकते हो। ठीक है ना। तो जब भी हम किसी पॉलीसैकेराइड का जल अपघटन कराएंगे तो हमें मोनोसैकेराइड्स के अनेक अणु प्राप्त होते हैं। ये है हमारा अशर्करा या पॉलीसैकेराइड्स। तो ज्यादा यार इनमें थ्योरी नहीं है, ज्यादा थ्योरी के पीछे मत भागना। आप एग्जाम्पल में इतना लिख दो और जो मैंने बोला वो लिख देना कि ये स्वादहीन होते हैं, इनका जल अपघटन कराने पर मोनोसैकेराइड्स के अनेक अणु प्राप्त होते हैं। इनका सामान्य सूत्र C6H10O5N होता है। और एग्जाम्पल में स्टार्च है, सेलुलोस है, ETC। और उसके बाद ये लिख देना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे जितने नंबर का भी ये टॉपिक होगा। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने आज सीख ली। चलिए आज तो बस इतना ही रहने दो। हमने पूरा कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन जान लिया, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में जान लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लगी है तो शेयर कर दो दबा के, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। और हाँ, मोटिवेशनल वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है बच्चों। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।